दोस्तों नमस्कार। भारत को अब किसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं, यहां की राजनीतिक सत्ता की ताकत ही काफी है। वो चाहे तो जिसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा मजबूत कंपनी बनाकर रख सकती है और चाहे तो किसी भी मजबूत कंपनी को जमीन पर लाकर खड़ा कर सकती है। दिन दहाड़े पब्लिक एसेट की लूट और उसके ठीक समानांतर नकारात्मक राजनीति इस देश का हिस्सा बन चुकी है। वहां पर हिंसा होगी, वहां पर सांप्रदायिकता होगी, वहां पर नफरत होगी, लेकिन इसके ठीक समानांतर जो पब्लिक एसेट है वह किस तरीके से कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में और उसके ठीक समानांतर इस देश की राष्ट्रीय नीति भी मोनेटाइजेशन की दिशा में बढ़ने लगे और उसके बाद आपके जहन में कोई भी सेक्टर अगर निकल कर आए और आपसे पूछा जाए क्या यह सेक्टर भारत सरकार के अधीन है, आप कहेंगे जी नहीं, यह कॉरपोरेट के अधीन है। उस दायरे में रेलवे भी हो सकता है, उस दायरे में एयरपोर्ट भी हो सकते हैं, उस दायरे में बंदरगाह भी हो सकते हैं, उस दायरे में सड़क भी हो सकते हैं, पेट्रोल भी हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, पावर सेक्टर, एनर्जी, वह सब कुछ हो सकता है, यहां तक कि एफसीआई का गोडाउन भी हो सकता है। तो क्या आप कल्पना कर पा रहे हैं कि भारत की समूची इकोनॉमी को अगर मोनोपोलाइज्ड किया जा रहा है और मोनोपोलाइज भी प्राइवेट हाथों में सौंप कर किया जा रहा है और करने के पीछे राजनीतिक मंशा अगर बहुत साफ है कि हमें इसी अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ अपनाना है बल्कि इस अर्थव्यवस्था के जरिए हमारी राजनीतिक सत्ता को मजबूती मिलती है और उसे बने रहना है, तो इसके बाद आपके जहन में हो सकता है बहुत सारे सवाल लगातार कौंधने लगे कि क्या वाकई ऐसी स्थिति है या ऐसी स्थिति आ चुकी है या ऐसी स्थिति आने वाले वक्त में आ जाएगी। इन तीनों के सवालों के मद्देनजर हमें लगता है कि आज इस देश के भीतर की इकोनॉमिक मॉडल और उस मॉडल के सहारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, हर की जरूरत कॉरपोरेट और उसकी पूंजी है। सवाल यह नहीं है कि अडानी को लेकर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर उसकी योजनाओं को पनाह क्यों देते हैं। सवाल यह है कि अगर राजनीतिक सत्ता चाहिए तो फिर राजनीतिक पूंजी चाहिए और कॉरपोरेट से इधर पूंजी देख पाने की स्थिति में अगर हमारा समाज ही नहीं है और राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं है तो फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी। यह क्या उसकी मजबूरी है या फिर जिस तरीके से कॉरपोरेट के मोनोपोलाइजेशन के बाद भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी राजनीतिक सत्ता के हाथों में खेलती है और पब्लिक एसेट पूरे तरीके से सत्ता अपने मुताबिक चलाता है, तो क्या उसके समानांतर कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, कोई पॉलिटिकल पार्टी दे पाने या बता पाने की स्थिति में भी मौजूदा वक्त में नहीं है जो वो कह पाए कि अगर हम आएंगे तो इस देश के भीतर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नेशनलाइजेशन होगा। क्या वो बताने की स्थिति में है कि इस दौर में जो भी चीज पब्लिक एसेट की कॉरपोरेट और प्राइवेटाइज हाथों में दी गई है उसको हम दोबारा ले लेंगे, या फिर हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं, दरअसल हम उस इकोनॉमी के खिलाफ नहीं है जो मार्केट इकोनॉमी का प्रतीक है। हम यह भी नहीं कहेंगे कि दरअसल हम किसान मजदूरों की फिक्र नहीं करते हैं। आज दोनों परिस्थितियों में जरा खड़े होकर सोचना शुरू कीजिएगा। इस देश के भीतर की इकोनॉमी का मोनोपोलाइजेशन यानी एकाधिकार अगर चंद हाथों में आ जाए तो कंज्यूमर किंग नहीं होता है बल्कि जो कॉरपोरेट और जो मार्केट है वही किंग होता है और वो अपने हिसाब से मुनाफा कमाता है, और वह भी ऐसे वक्त में जब इस देश के भीतर में राजनीति फेल हो रही है जो कि इस देश की जनता से जुड़कर राजनीति करने का ऐलान करते थे। इस दौर में राजनीतिक दलों की तादाद और उनकी संख्या सत्ता के सामने नतमस्तक होने को तैयार है और विपक्ष की राजनीति को थामे हुए राहुल गांधी के सामने सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं कि वह अगर पदयात्रा कर रहे हैं और इस देश को अलग अलग तरीके से देखने की स्थिति में खुद को ला रहे हैं, तो यह भारत जोड़ो यात्रा ही शायद कांग्रेस को बदल दे, शायद राहुल गांधी को बदल दे, शायद आने वाले वक्त में भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बदल दे। मनाइए कि ऐसा हो जाए, अन्यथा किसी राजनीतिक दल के पास इस मोनोपोली के खिलाफ
कहीं कोई आर्गुमेंट नहीं है, कहीं कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है। शुरुआत इसी बात से, एक तरफ नफरत, सांप्रदायिकता, हिंसा की राजनीति, दूसरी तरफ दिन दहाड़े पब्लिक एसेट की लूट। सवाल यह नहीं कि यह कैपिटलिज्म है और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट है, यह बिल्कुल सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमारी पॉलिटिक्स ने जिस इकोनॉमी का हाथ थामा है, वह इकोनॉमी जो है वह पूरे तरीके से कॉरपोरेट के इर्द गिर्द घुमड़ रही है, और उस कॉरपोरेट के हवाले हम क्या कुछ किस तरीके से करते चले जा रहे हैं, उसमें बहुत छोटा सा अंश है कि राजस्थान में रेगिस्तान है तो वहां पर सौर ऊर्जा की कंपनी अडानी लगाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है, और छत्तीसगढ़ के भीतर खनिज संपदा है तो खादान भी अडानी के हिस्से में ही जाएगी। यानी मोनोपोली का यह तरीका जब अलग अलग सेक्टरों के जरिए देखिएगा तो आपके जहन में रेलवे आएगी, बैंक आएंगे, माइंस आएंगे, पोर्ट्स आएंगे, एयरपोर्ट्स आएंगे, रोड्स आएंगे, एफसीआई के गोडाउन्स आएंगे, एनर्जी आएगी, पेट्रोलियम आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, डिफेंस आएगा, स्ट्रेटेजिक सेक्टर आएंगे, कोर सेक्टर आएंगे। आपको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन इसके ठीक पैरेलल में जो मोनोपोली की जो तरीके होते हैं, उसमें नेचुरल मोनोपोली भी प्राइवेट हाथों में, जियोग्राफिक मोनोपोली भी प्राइवेट हाथों में, गवर्नमेंट सैंक्शन मोनोपोली थी उसमें भी अपने मित्रों को खोज लिया गया, टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली थी वह भी प्राइवेट हाथों में। तो आपके पास चीजें बची कैसे? और अगर नहीं बच पा रही और इसके जरिए इस देश को हांकने की स्थिति में हम आ चुके हैं, तो कल तक हम जिक्र करते थे 4-5 सेक्टर जो इस देश के सबसे बड़े थे, उसमें कहा जाता था कि गवर्नमेंट की यहां पर 100% मोनोपोली है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली को ही बेचना शुरू किया। वो इस देश की जो मोनोपोली थी, उसमें चाहे रेलवे के एक छोटे से हिस्से को लीजिए, आईआरसीटीसी को लीजिए, आप उसमें एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स यानी एचएएल को लीजिए, आप उसमें कोल इंडिया को ले लीजिए, आप उसमें कॉन्कोर को ले लीजिए, आप उसमें बीएचईएल को ले लीजिए। सारी चीजें धीरे धीरे डाइवर्ट करते करते स्थिति यह आ गई कि चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, चाहे वो थोक का सेक्टर हो, गोदाम की स्थिति हो या कोई स्थिति हो, सारी चीजें निकलकर अगर प्राइवेट हाथों में है तो वही किंग है। और उसको लेकर अगर हम यह कहना शुरू करें कि इस देश के भीतर में कॉर्पोरेटाइजेशन का जो तरीका है वह एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस तरीका होना चाहिए, वो कहां से होगा? क्योंकि सत्ता ने ही यह तय किया, उसी ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कॉर्पोरेट के चंद लोगों को, प्लेयर्स को उसने चुना और बताना शुरू किया कि अब इस देश को 8 से 10 प्लेयर ही चलाएंगे। और इसमें अब यह योगदान नहीं होगा कि आप नौकरी खोजिए सरकारी, हम तो उसे भी खत्म कर देंगे। आप आरक्षण का जिक्र करते चले जाइए, नौकरियां मिलेंगी नहीं। रोजगार के लिए हम ऐसे रास्ते निकालेंगे जिसमें आप मजदूर के तौर पर जरूर शामिल हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी बड़ी पूंजी में पब्लिक सेक्टर के भीतर जितना बड़ा रोजगार होता है, उसका लगभग 5 से 15% हिस्सा ही प्राइवेट सेक्टर रोजगार की दिशा में ला पाएगा। मोनोपोली का पहला असर वहां पर है। इसका दूसरा असर यह है कि देश के भीतर जब गरीब, भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषित, इन चीजों की परिस्थितियां विकसित होती है तो राजनीतिक सत्ता के लिए इसे मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। और इस दिशा में लोग पाठ पढ़ ही नहीं पाते हैं कि उनका हक कॉन्स्टिट्यूशनली क्या था। उनके हक में अगर यह सारी चीजें थी तो राजनीतिक सत्ता इस हक को क्यों नहीं दे रही है? राजनीतिक सत्ता आंखें मोड़ लेती है, बतलाती है कि हमारी ग्लैमर और चकाचौंध की इकोनॉमी में कॉरपोरेट का मोनोपोलाइजेशन जरूरी है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल निकल कर आता है कि स्थिति धीरे धीरे यह आ गई कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो क्रिएट किया गया 23 अगस्त 2021 को, उसमें टारगेट 2025 तक का रखा गया। इस देश के भीतर में 8,160 परियोजनाएं 2025 तक, इनका मोनेटाइजेशन इस देश के भीतर के तमाम मिनिस्ट्रीज के तहत जो योजनाएं हैं वह भी प्राइवेट हाथों में। कहा गया हम लीज पर दे रहे हैं, लेकिन सरकारी डाटा बताता है कि 8,160 परियोजना में से स्टेट और गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उसे 45% खर्च करना है। जो 55% है वो कर्ज लेकर पूरा किया जाएगा। और 2025 तक का डाटा 111 ट्रिलियन रुपीस का है, यानी 111 लाख करोड़ का है।
इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में योजनाएं, इकोनॉमी, बैंक से लिया गया कर्ज, अगर सारी परिस्थितियों को जोड़िएगा तो फिर एक सवाल आपके जहन में होगा, यह राजनीतिक सत्ता नहीं तो फिर वो कॉरपोरेट कहां, वो कॉरपोरेट नहीं तो फिर ये राजनीतिक सत्ता कहां, दोनों नहीं तो ये देश कहां? यह सवाल आपके जहन में आएगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की जो चालू हैं या फिर जो चल रही संपत्तियां हैं, उनको लीज पर देकर 6 लाख करोड़ का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्रिएट किया गया। और इसी पैरेलल में सीएजी की जो आखिरी रिपोर्ट आई, जो पार्लियामेंट में दिसंबर 2021 को रखी गई, उसने कुछ चीजें और साफ कर दी। साफ करने का मतलब यह है कि इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी, लेकिन सरकार ने ऐसे हालात क्रिएट किए कि उसको या तो मोनेटाइज किया जाए या प्राइवेट हाथों में बेचा जाए। आप कहेंगे ये कैसे? बकायदा सीएजी की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 697 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या सार्वजनिक उपक्रम है, सीपीएसई जिसको कहते हैं, उसमें से 488 गवर्नमेंट की कंपनी, 6 स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, 203 गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज है। लेकिन अब उसके भीतर जब आप जाइएगा तो 2-3 चीजें आपको हैरान करने वाली होगी। मसलन इसमें कितनी लॉस में चल रही है, कितने सरकार को मुनाफा दे रही है और लॉस में क्यों आ गई, और कितनी कंपनियां किस रूप में लॉस में आई है, जानकर हैरत होगी कि 64 कंपनी सार्वजनिक उपक्रम की बीते 7 वर्षों से लॉस में आई है, उससे पहले फायदे में थी। 115 सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां 5 से 7 साल के भीतर लॉस में आई है। अगर आप उसमें 2021 दिसंबर तक की परिस्थिति देख पा रहे हैं तो यानी सब कुछ इस दौर में हो रहा है। 179 सीपीएसई जो है, उसमें से जो कंपनियों की जो तादाद है, उसमें से चंद कंपनियों ने कुछ लाभ कमाया और जो बाकी कंपनियां थी उनका जो 2018 से 20 के बीच में इन 3 बरस का जो डाटा रखा गया, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का घाटा है। लेकिन कल्पना कीजिए कि लगभग 200 कंपनियों का घाटा इसी दौर में क्यों आगे बढ़ा, और इस देश के भीतर में जो मुनाफे वाली कंपनी थी उसके भी शेयर बेचने की स्थिति में सरकार क्यों आ गई? अगर वो मुनाफे में अभी भी चल रहे हैं तो हम 5-6 कंपनियों का नाम लेते हैं जिसमें जो मुनाफे में चल रहे थे, जो सीएजी की रिपोर्ट, उसमें ओएनजीसी, उसमें कोल इंडिया, उसमें पावर ग्रिड, उसमें एनटीपीसी, उसमें गेल, उसमें महानदी कोलफील्ड, उसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारे ऐसे हैं जो 2020 तक 5,000 करोड़ से 13,000 करोड़ तक मुनाफा दे रही थी। लेकिन इन कंपनियों को सेल करने के लिए कैबिनेट डिसीजन लेती है कि घाटे वाली कंपनियों को कॉरपोरेट क्यों खरीदेगा, फायदे वाली को ही खरीदेगा। अब सवाल था कि वो घाटे में अगर आप ही के काल में आई तो जिम्मेदारी तो आपकी होनी चाहिए, पहले वो मुनाफे में कैसे थी? सरकार इसका जवाब नहीं देती है। अगला सवाल, जो प्रॉफिट में है उससे अगर आपको प्रॉफिट, जैसे ओएनजीसी का 2019-20 का डाटा बताता है 13,000 करोड़ का, सीएजी की रिपोर्ट जो बता रही है 13,445 करोड़ का लाभ मिल गया। इस तरीके से अगर सबको जमा करते चले जाइएगा तो आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि लगातार हमारा मुनाफा जो था वह कम हो गया। घाटे का अलग मसला था। मसलन 2018-19 में 1,77,758 करोड़ रुपए सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ होते थे। अगले बरस घटकर ये 1,40,976 करोड़ हो गए 19-20 में। 20-21 में ये और घट गए, 21-22 में ये और घट गए और घटते घटते 1 लाख करोड़ के नीचे आ गए। जिम्मेदारी किसकी होगी? और उन्हीं में से लीज देना, मोनेटाइज करना, प्राइवेट हाथों में देना, और मोनोपोली इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस पर यह देश खड़ा है, वह अगर चंद हाथों में दे दिया जाए तो, और उन चंद हाथों के जरिए इस देश के भीतर में अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी है, अगर उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो वह इनके अलावे किसके पास जाएंगे? यह सरल सा जवाब है। कठिन जवाब यह है कि राजनीतिक सत्ता संभालने के बाद भी हर के पास इकोनॉमिक विजन सिर्फ इतना है कि हमें कॉरपोरेट की मदद लेनी है, इस देश की संपत्ति को उनके हवाले करना है, कुछ सुविधाएं देनी है, कुछ सुविधाओं के साथ साथ बड़ी बड़ी सुविधाएं भी दे देनी है जिससे वो इकोनॉमी को चलाने की दिशा में तो आ जाएं। यानी हम खुद अपनी इकोनॉमी को चला पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है।
और उसी का असर है, जब हम जिन बातों का जिक्र करते हैं कि उसी का असर है कि एक लंबी फहरिस्त कैग की रिपोर्ट के समानांतर निकल के आती है कि इस देश के भीतर में जो गरीबी है, जो मुफलिसी है और जो लोगों को परेशान कर रही है, उसकी अगर परिस्थिति देखिए तो भारत में राजनीति को संभाले हुए, मसलन उत्तर प्रदेश और बिहार को ले लीजिए, मंडल की राजनीति से निकले, लेकिन मंडल की राजनीति ने भी 30 बरस में कौन सा कल्याण ओबीसी का किया और कौन सा कल्याण जो सोशल इंजीनियरिंग और दलित की राजनीति करते हुए आगे बढ़ रहे थे, कौन सा कमाल किया। हम आपको एक डाटा देते हैं जिससे कुछ चीजें और साफ होगी। मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 35 करोड़। दूसरी किसी रिपोर्ट पे नहीं जा रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र हम यहां पर आपसे करना चाहते हैं। नीति आयोग कहता है उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 80 लाख और बिहार में 4 करोड़ 60 लाख, यानी कुल मिलाइएगा तो लगभग 12.25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। गांव में जो कमाई का एवरेज है वो प्रतिदिन 25 रुपए यानी महीने में 770 रुपए एवरेज। शहर में 30 रुपए प्रतिदिन, एवरेज 930 रुपए। अब यहां पर दूसरा सवाल आता है कि यह तो ओवरऑल हम इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें जरा जातियों के भीतर भी घुस जाइए, यह राजनीति क्यों फेल होगी। शेड्यूल कास्ट बिहार में ग्रामीण इलाके में 64% गरीबी रेखा से नीचे, ओबीसी 38% गरीबी रेखा से नीचे, कुल मिला के 27% लोग जो हैं अदर्स के वह गरीबी रेखा से नीचे, और यह कुल मिला के बिहार में 42% लोग ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे, 35% शहरों इलाके में नीचे गरीबी रेखा से, उसमें शेड्यूल कास्ट यानी दलित 67%, ओबीसी 41%, अदर्स 19%। यह एक बिहार की स्थिति है जहां पर आपको 41% के लगभग गरीबी रेखा से नीचे वहां का जनसंख्या मिल जाएगी, जिसमें हम दलित और ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं। राजनीति फेल क्यों नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, 45% दलित ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे, 33% गरीब ओबीसी का जो ग्रामीण इलाके में है, और अदर्स में आइएगा तो लगभग 20% है। लेकिन जब शहर में आप आते हैं तो ऐसा नहीं है वहां कम हो जाता है। अगर दलित की तादाद 45% गांव में गरीबी है तो शहर में वह 34% है। ओबीसी अगर 33% है गांव में गरीब तो शहर में वह 45% है। आप कल्पना कर रहे हैं कौन सी स्थिति है। हमें लगता है कि इस दृष्टि को अगर परखते परखते अब गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां की स्थिति को भी परख लीजिएगा तो फिर समझ में आएगा कि दरअसल उस गुजरात से निकले हुए कॉरपोरेट के नाम तो आप जानते होंगे, आपके जहन में अंबानी आएंगे, अडानी आएंगे, मेहुल चौकसी भी वहीं के, नीरव मोदी भी वहीं के, उदय कोटक भी वहीं के, दिलीप सिंघवी भी वहीं के, पंकज पटेल भी वहीं के, करसन भाई पटेल भी वहां के, राधा कृष्ण धवानी भी वहां के, अरबपति खरबपति लोग हैं ये। लेकिन उसके समानांतर जब देखिएगा तो गुजरात के ग्रामीण इलाकों में 22% दलित गरीब है, 19% ओबीसी गरीब है। गरीब का मतलब यहां पर बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे का जिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से शहरी इलाकों में 16% दलित गरीब है, बीपीएल है, 23% ओबीसी यानी दलितों की तादाद से ज्यादा ओबीसी वहां पर बीपीएल है। आप चीजों को सुधारेंगे कैसे। यानी कोई विजन इस दौर में समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा कि दरअसल इस दौर में राहुल गांधी ने लेफ्ट स्टांस ले लिया और वो किसान मजदूर का जिक्र करते हैं, और मोदी जो है इस दौर में कॉरपोरेट का जिक्र करते हैं। तो वो एक दौर में कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वह कॉरपोरेट का जिक्र करती थी। असल खेल यही है कि जो सत्ता में रहेगा वो कॉरपोरेट का जिक्र करेगा, जिसको सत्ता में आने की तड़प होगी वह कॉरपोरेट के साथ खड़ा होगा। जो विरोध के स्वर अपनाएगा वो किसान मजदूर का जिक्र करेगा। लेकिन जब जिक्र अडानी का आ जाएगा और किसी अपने राज्य में वहां पर किसी परियोजना का आ जाएगा तो वो अडानी का विरोध नहीं करेगा। वो अडानी चाहे खादान के जरिए आदिवासियों को हटा दे जमीन से, कोई जिक्र नहीं होगा। तो कॉरपोरेट का जो पूरा स्ट्रक्चर मनमोहन काल तक चल रहा था उसमें कॉरपोरेट की मार्केट इकोनॉमी थी, और मार्केट बहुत चीजों को तय करती थी, और सरकार की कुछ वेलफेयर स्कीम थी। उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी लेकर आए। ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि अब सब कुछ मोनोपोलाइज्ड कर दिया जाए, सब कुछ एकाधिकार के तहत ले आया जाए, और इस देश की इकोनॉमी
ठीक वैसे ही मोनोपोलाइज हो जाए जैसे पॉलिटिक्स हो गई, जैसे डेमोक्रेसी हो गई, जैसे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे इस देश का मीडिया हो गया। तो समूची इकोनॉमी को अगर मोनोपोलाइज्ड कर दिया जाए तो उसके बाद इस देश के भीतर की स्थिति क्या बनेगी। शायद इसीलिए एक आस है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर इस देश को करीब से देखेगा तो हो सकता है यात्रा खत्म होते होते उसके जहन में यह सवाल हो कि अडानी अडानी कैसे बने। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की नेटवर्थ, किसी भी कॉरपोरेट की नेटवर्थ सत्ता के साथ सटते ही कैसे बढ़ जाती है, और उसे हम कॉरपोरेट क्यों मानते हैं, हम उसे राजनीतिक तौर पर उस सत्ता के खिलाड़ी के तौर पर क्यों नहीं मानते हैं। हो सकता है यह बदलाव आ जाए, लेकिन यह नेक्सस जो अभी तक चल रहा था सत्ता और कॉरपोरेट का, इस नेक्सस से आगे की परिस्थिति निकल कर आती है कि सारी की सारी इकोनॉमी के बेसिक आधार आप कॉरपोरेट के हाथ में दीजिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दीजिए, उसमें भी कुछ लोगों को चुन लीजिए, जिसका जिक्र राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो इसके खिलाफ हूं कि जिस तरीके से किन्हीं एक शख्स को सब कुछ सौंप दिया जाता है। मैं कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं। हम इसकी दूसरी स्थिति बता रहे हैं कि जब आपने इकोनॉमी का ढांचा ही मोनोपोलाइज्ड वे में चीजों को सामने रखना शुरू कर दिया और हर वो ताकतवर शख्स जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो वह मोदी का विरोध कर रहा हो, मोदी की नीतियों का विरोध कर रहा हो, लेकिन उसके दायरे में जैसे ही कॉरपोरेट का सवाल आएगा वो वहां पर सॉफ्ट हो जाता है। भारत की राजनीति में अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और भारत के भीतर में जब भूख, बेरोजगारी, महंगाई, कुपोषितपन, ये सारी स्थितियां बहुत नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हुई है, तो क्या इस देश के भीतर में कहीं कोई हलचल आंदोलनों को लेकर होगी, या फिर यह कहा जाए कि एक तरफ नफरत और डाइवर्ट करने वाली राजनीति को मोदी जन्म देते हैं और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में गरीबों के सवाल उठाकर वह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास सत्ता नहीं बच पा रही है वह कहीं शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं कि भारत की सोसाइटी और भारत के भीतर देश में कोई ऐसा शॉक ना लग जाए जो भारत की राजनीतिक सिस्टम को पूरे तरीके से पलटने की स्थिति में आ जाए। क्या यह संभव है? या फिर इस मोनोपोलाइज्ड इकोनॉमी के दायरे में भारत की राजनीति ने पहली बार खुले तौर पर खेल खेला और सारी चीजें चंद हाथों में सौंप दी, वो सारे हाथ सत्ता के हाथ हैं, अब इसे परखने की कोशिश कौन करेगा। और जैसे ही जिक्र मार्केट का होगा, कॉरपोरेट का होगा, बिजनेस का होगा, तो हर कोई कहेगा नहीं नहीं हम तो साथ खड़े हैं। स्थितियां ऐसे भारत जैसे देश में कब तक चलेगी, कैसे चल पाएगी? शायद यही वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच है जो कि राजनीतिक सत्ता के साथ जुड़ गई है, जहां पर गुलाम बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि इस देश के संविधान को दरकिनार किया जाए। संविधान भी रहेगा, डेमोक्रेसी का बोलबाला भी रहेगा, पार्लियामेंट भी रहेगी, संसद संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी रहेगी और तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ भारत का फोर्थ स्टेट मीडिया भी रहेगा। लेकिन सब कुछ इतना मोनोपोलाइज्ड वे में सरकार के अनुकूल होगा कि दूसरा जब तक कोई बड़ी रेखा खींचने की स्थिति में नहीं आएगा तब तक उसे समझ भी नहीं आएगा कि दरअसल यह मोनोपोली होती क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।